आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ये उन दिनों की बात है जब देश पर इमरजेंसी के बादल मंडरा रहे थे, जब बाघ के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सेव टाइगर अभियान चलाया जा रहा था। उसी वक्त मुंबई में तेंदुलकर किलकारी ले रहे थे और उसी वक्त मुंबई में एक ऐसी फिल्म का प्रीमियर हो रहा था जिसकी कहानी से लेकर किरदार तक हिंदुस्तान के सिनेमा लवर्स को लंबे वक्त तक याद रहने वाले थे। फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा अपने कास्ट क्रू के साथ मीडिया और दर्शकों के साथ बैठे हुए थे। पर्दे पर फिल्म चलना शुरू हुई कि सामने से शोर हुआ। प्रकाश मेहरा ने लोगों से शांत रहने को कहा और फिर एक 6 फुट लंबे शख्स की तरफ इशारा किया। लोगों ने देखा कि एक दुबला पतला शख्स जिसके कान बालों से ढके हुए थे, आंखें गहरी थीं, बेल बॉटम पतलून और बाहर निकली हुई लंबी सफेद कमीज पहने हुए था। उसका नाम था अमिताभ बच्चन। लोगों ने इस नए नवेले हीरो बने अमिताभ बच्चन को गौर से देखा। वो शायद इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये शख्स फिल्म का हीरो है। उस वक्त के जो फिल्मी हीरो थे उनकी कदकाठी अलग होती थी, वो इतने लंबे भी नहीं होते थे। लोग अभी उस शख्स को हैरानी से देख ही रहे थे कि मेहरा साहब वहां से उठकर पर्दे के पीछे चले गए। कुछ देर बाद वो वापस आए तो इस बार वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक 53 साल का शख्स भी था स्टेज पर। उसके आते ही माहौल बदल गया, लोग खुशी में झूम उठे और शोर मचाने लगे। प्रकाश मेहरा ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रहे आपके हीरो प्राण। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं नामी गिरामी, जिसमें आज कहानी हिंदी फिल्म जगत के महान अभिनेता और नकारात्मक भूमिकाओं में जान डाल देने वाले किशन सिकंद उर्फ प्राण की। वो जाहिल समझते हैं कि तुम उनकी मुश्किलें आसान कर दोगे, लेकिन ये मेरा हुक्म है कि तुम आज घर से बाहर नहीं निकलोगे, समझे? सुलक्षणा, तुम भी सुन लो। अगर राम ने घर से बाहर कदम रखा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गौर कीजिएगा कि अपने आसपास आपको 2 नामों के लोग नहीं मिलेंगे, एक रावण और दूसरा प्राण। प्राण ने अपनी भूमिकाओं में इतनी शानदार अदाकारी की कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम प्राण रखना छोड़ दिए। ये वो चेहरा था जिसका किसी फिल्म के पोस्टर पर होने का मतलब था फिल्म का हिट होना। लगातार एक के बाद एक शानदार फिल्में देने वाले प्राण जब पर्दे पर आते थे तो शोर गूंज उठता था। प्राण का फिल्मी सफर भी किसी फिल्म की तरह ही है। इस कहानी में संघर्ष है, इमोशन है, मोहब्बत है, नाकामी है, इंतजार है और फिर है कामयाबी और तालियों का बेइंतहा शोर। कहानी उस वक्त शुरू होती है जब दुनिया में दूसरे वर्ल्ड वॉर की स्थिति बननी शुरू हो गई थी। भारत में गांधी की अगुवाई में आज़ादी की लड़ाई तेज थी और इसी मोर्चे को संभाल रखा था दिल्ली ने, जहां देश के तमाम दिग्गज नेताओं की लगातार बैठकें हो रही थी। और इसी शहर में प्राण अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। उन्होंने मैट्रिक पास की और आगे पढ़ने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि घर वालों को चिंता होने लगी कि प्राण का जीवन अब कैसे चलेगा, लेकिन प्राण ने जल्द ही इसका भी तोड़ निकाल लिया और फोटोग्राफी करने लगे। शुरुआत एक दास कंपनी से हुई जहां वो फोटोग्राफी के गुर सीख रहे थे। लगन इतनी थी कि बस कुछ ही महीने में कंपनी ने उन्हें अपनी शिमला ब्रांच का हेड बना दिया। लगातार बुकिंग्स मिल रही थी। ऐसी ही एक बुकिंग आई रामलीला की, मगर जब वो फोटोग्राफी के लिए रामलीला में पहुंचे तो पता चला कि शो कैंसिल होने वाला था। लोगों ने बताया कि जो आदमी सीता का किरदार निभा रहा था वो आज आ नहीं पाएगा। प्राण को लगा कि उनकी बुकिंग का नुकसान हो जाएगा, मगर उसी पल उन्हें कुछ सूझा। उन्होंने अपना कैमरा अपने साथी को पकड़ाया और ग्रीन रूम में चले गए जहां सारे कलाकार बैठे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने सीता का रोल करने की इच्छा जाहिर की। अब ये सुनकर मैनेजर का चेहरा तो खुशी से खिल गया, मगर एक सवाल आकर उनके कानों में पड़ा, क्या आपको एक्टिंग आती है? प्राण का जवाब था नहीं, लेकिन उन्हें भरोसा दिलाया कि वो किसी को निराश नहीं करेंगे। अब शो का भार प्राण के कंधे पर आ गया। बाहर कैमरा लेकर खड़े उनके साथी ने उन्हें जब सीता के भेष में देखा तो वो दंग रह गया।
उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये क्या हुआ है। जैसे तैसे प्राण ने वो किरदार निभाया और रामलीला पूरी हुई। ये पहली दफा था जब प्राण ने एक्टिंग आजमाई थी, मगर कुछ ही रोज बाद एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसके बाद उनकी जिंदगी की गाड़ी पल भर में बदलने वाली थी। वो वाकया क्या था, ललन टॉप में सीनियर सिनेमा जर्नलिस्ट गजेंद्र सिंह भाटी से सुनिए। प्राण का फिल्मों में आने का किस्सा। साल 1939, जगह लाहौर। फोटोग्राफी में अप्रेंटिस प्राण नाम का लड़का 18-19 साल का। एक रात का समय, दोस्तों के साथ खाना खाया है, पान खाने निकलता है, पान बन रहा है, इंतज़ार हो रहा है। एक आदमी वहाँ आता है, नाम मोहम्मद वली, राइटर डायरेक्टर फिल्मों में। प्राण को देखता है और सोचता है यार ये बंदा आकर्षक व्यक्तित्व वाला, इसको फिल्म में लूँ। मोहम्मद वली पूछते हैं फिल्मों में काम करोगे? कल सुबह 10 बजे आना, तुमको मैं प्रोड्यूसर से मिलवाता हूँ। जगह का बता दिया, एड्रेस बता दिया। तो प्राण बहुत सीरियस नहीं थे। फिर प्राण ने पूछा आपका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि वली। तो बुदबुदाते और व्यंग करते हुए अंदाज में प्राण ने बोला कि आजकल हर कोई अपने आप को वली ही समझता है। वली का मतलब होता है थोड़ा एनलाइटेंड सा कोई इंसान होता है। खैर बात आई गई हो गई। अगले दिन प्राण नहीं गए। उन्होंने कहा कि होगा कोई फर्जी आदमी। 4 दिन के बाद मैटनी शो देखने गए वो अपने दोस्तों के साथ। वहाँ फिर वली भी संयोग से टकरा गए और वली ने उनको जो खूब सुनाया कि मैं पूरे दिन, मैं और प्रोड्यूसर तुम्हारा इंतज़ार करते रहे, लानत है तुम पे। और प्राण थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, बोले क्या अभी ऑफ़र अभी भी वो चालू है? तो वली ने कहा हाँ। तो बोला चलो मैं कल पक्का आता हूँ। वली ने इस बार मेक श्योर किया कि गाड़ी भेजें। गाड़ी भेजी, उनको बुलवाया और अगले दिन होते होते प्राण ने अपनी पहली फिल्म थी वो साइन कर ली थी। वो एक पंजाबी फिल्म थी, उसका नाम था यमला जट। 1940 में वो फिल्म रिलीज़ हुई थी और बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई। उसके बाद प्राण ने तकरीबन 20-22 फिल्में आज़ादी से पहले कर ली थी और उसके बाद उनको एक्टिंग में मुड़ के नहीं देखना पड़ा। लाहौर की फिल्मों में अपनी पहचान बना चुके प्राण देश में हो रहे दंगों से परेशान थे। उन्हें अपने परिवार की चिंता सता रही थी, लिहाजा उन्होंने अपने परिवार को इंदौर भेज दिया और कुछ रोज बाद वो भी वहां आ गए। ये दौर भारत पाकिस्तान बंटवारे का था। प्राण को इंदौर आए अभी 2-3 रोज ही हुए थे कि पता चला कि लाहौर में दंगा भड़क गया है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इस खबर ने प्राण की देह में सिहरन पैदा कर दी। वो अपने लाहौर को इस तरह जलता नहीं देख सकते थे, मगर असल दुख तो अभी बाकी था। ये 14 अगस्त 1947 की तारीख थी। लाहौर से ब्रॉडकास्टर मुस्तफ़ा अली हमदानी की रेडियो पर आवाज सुनाई दी। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे हैं। तुलुए सुबह आज़ादी। ये पाकिस्तान की आज़ादी की घोषणा थी जिसका एक हिस्सा अब लाहौर भी था। प्राण अंदर से टूट गए थे। उनका बना बनाया सपना बिखर गया था। वो सारा सामान लेकर भारत लौट आए। निगाहें अब बंबई की तरफ थीं, मगर राह आसान नहीं होने वाली थी क्योंकि बंबई में पृथ्वीराज कपूर, सुरिंदर जैसे एक से एक दिग्गज अपने झंडे गाड़ रहे थे। प्राण ने बंबई पहुंचकर डायरेक्टर निर्देशक से मिलना शुरू किया, लेकिन कोई भी प्राण पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें एक छोटा रोल भी मिलना मुश्किल हो गया था। खाने के लाले ना पड़े इसका ख्याल रखते हुए उन्होंने मरीन ड्राइव के पास एक होटल में काम करना शुरू कर दिया था। परिवार का खर्चा तो अब निकल रहा था, लेकिन प्राण बंबई इसलिए नहीं आए थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई लेखक सादत हसन मंटो से। कुछ ही महीनों में प्राण की उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। 1948 में शाहिद लतीफ एक्टर देवानंद के साथ उनकी पहली फिल्म जिद्दी बनाने वाले थे। मंटो ने इस फिल्म के लिए प्राण का नाम आगे बढ़ाया। अब बारी थी ऑडिशन की। जगह थी बॉम्बे टॉकी स्टूडियो, जो कि प्राण के घर से काफी दूर था। अब उनके सामने लोकल ट्रेन ही एक ऑप्शन था, मगर जेब में ट्रेन पर चढ़ने के पैसे नहीं थे। तो इसी को देखते हुए उन्होंने तय किया कि वो सुबह सुबह ही स्टूडियो के लिए निकल जाएंगे। ये वो वक्त होता है जब टीटी हर डिब्बे में नहीं होता। तो जैसे तैसे खुद को बचाते हुए प्राण बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो पहुंचे। ऑडिशन पूरा होते ही प्राण फिल्म का हिस्सा बन गए थे। 500 रुपए में उन्हें यह फिल्म मिली थी, मगर ये 500 की रकम जल्द ही 5 लाख में बदलने वाली थी। 1948 में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तब उनको जिद्दी मिली थी। देवानंद स्टारर फिल्म थी, कामिनी कौशल भी उसमें थी। जिस दिन जिद्दी मिली थी उसी दिन उन्होंने 3-4 और फिल्में साइन की थी। ये 3-4 फिल्में ही उनको एस्टेब्लिश करने वाली फिल्में नहीं गिनी जाती हैं। उनको जो एस्टेब्लिश करने वाली फिल्म थी वो थी बड़ी बहन, जो अगले साल आई थी 1949 में।
इस फिल्म ने उनको बतौर विलन पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया था। उनका बड़ा एक आइकॉनिक अंदाज पसंद किया गया था, सिगरेट पीते हुए फिर उसके धुएं से छल्ले बनाना। उसके बाद उनको मुड़ के नहीं देखना पड़ा। उसके बाद वो उस समय के टॉप स्टार्स के साथ काम कर रहे थे, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, उस समय की टॉप तिकड़ी थी, उनके साथ वो फिल्में कर रहे थे। उनको अगर अपनी फिल्म को उठाना होता था तो प्राण को कास्ट किया जाता था। महमूद और जॉनी वॉकर उस समय के स्टार्स हुआ करते थे, उनके हिसाब से फिल्में लिखी जाती थी, रोल लिखे जाते थे। प्राण भी वैसे ही अदाकार उस समय के हो गए थे जिनके हिसाब से रोल लिखे जाते थे। प्राण अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक चर्चित नाम था। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में प्राण को अलग से मेंशन किया जाता था। स्क्रीन पर मोटे अक्षरों में एंड प्राण देखने के लोग आदी हो चुके थे। इसी दौरान लेखक सलीम और जावेद एक फिल्म की कहानी लिख रहे थे, मगर दोनों के इंडस्ट्री में नए होने की वजह से कोई एक्टर उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। इसी बीच डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने दोनों पर भरोसा जताया। उन्होंने फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने की ठानी। फिल्म एक पुलिस अफसर को लेकर थी, मगर असल दिक्कत अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उस फिल्म के लीड रोल को करने के लिए कोई भी एक्टर राजी नहीं था। धर्मेंद्र, राजकुमार के ना कहने के बाद प्रकाश मेहरा प्राण के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। लीड एक्टर ना मिल पाने से फिल्म लगातार डिले हो रही थी और प्राण भी उस फिल्म का हिस्सा थे। उनके मन में 6 फुट लंबे एक एक्टर का नाम आ रहा था, मगर दिक्कत ये थी कि उसने आज तक कोई भी एक्शन फिल्म नहीं की थी और वो एक लीड हीरो के तौर पर पहचाना भी नहीं गया था। इस सब को ध्यान में रखते हुए प्राण ने ये दांव खेलना चाहा और प्रकाश मेहरा को उस हीरो के बारे में बताया। कुछ दिनों के बाद उस एक्टर से बात भी की गई और उसके लिए ये चैलेंजिंग काम था। रोल को देखकर वो काम करने से थोड़ा हिचकिचा भी रहा था, लेकिन तभी प्रकाश साहब ने उससे कहा कि आपके नाम की सिफारिश मेरे सामने प्राण साहब ने की है। और प्राण का नाम सुनते ही उस एक्टर की आंखें चमक गई। वो तुरंत फिल्म करने के लिए राजी हो गया। कुछ महीनों की शूटिंग के बाद फिल्म सिनेमा घर के पर्दों पर आई और फिल्म के एक डायलॉग ने सनसनी मचा कर रख दी। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। ये फिल्म थी संजीर, जिसमें प्राण शेर खान की भूमिका में थे और उनके सामने थे पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में अमिताभ बच्चन, जिन्हें इस फिल्म के लिए प्राण नहीं चुना था। यही वो फिल्म थी जिसने अमिताभ को एंग्री यंग मैन के तौर पर स्थापित कर दिया था, जो आने वाले दिनों में उन्हें हिंदी सिनेमा का महानायक बनाने वाला था। प्राण अपने फिल्मी करियर में सिर्फ एक बार हीरो बने और इसके अलावा हमेशा उन्होंने विलेन का ही किरदार चुना और इसकी वजह उन्होंने खुद बताई थी आज तक से बात करते हुए। उसमें खानदान में थर्ड पिक्चर, उसके बाद से दिल नहीं किया हीरो का काम करने को, क्योंकि मुझसे गाने नहीं गाए जाते थे। ये जो पेड़ों के पीछे घूम घूम के गाने गाते थे कि मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलूं रे, वो नहीं होता था। प्राण को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके थे। पर्दे पर उनका खौफ इतना था कि जब उन्हें सामने देखते थे लोग तो उनकी आंखों में डर उभर आता था। लेकिन वो वक्त भी जल्द ही आया जब प्राण ने खुद को ग्रे शेड रोल से निकालकर उन पर लगी विलेन की छाप को हटाने की कोशिश की। किशोर कुमार की हाफ टिकट जैसी फिल्मों में कॉमेडी भी की, उसमें भी पसंद किए गए। और फिर उसके बाद एक शिफ्ट आया जब उन्होंने गुड हार्टेड लोगों के रोल करने स्टार्ट किए। उसकी शुरुआत मनोज कुमार की फिल्म से हुई थी, उपकार से। उपकार के अंदर उन्होंने चाचा का रोल किया था। उनका जो वो गाना होता है, कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या, वो आज भी उस फिल्म को आज भी उस गाने की वजह से याद किया जाता है, जिसमें वो बैसाखी लेके और गा रहे हैं। तो ऐसे नॉन विलन काइंड ऑफ रोल्स थे जो बहुत सारे उन्होंने किए। ऐसी कई सारी फिल्में थी जो बाद में आई। उन्होंने परिचय की थी, फिर उन्होंने जंजीर की थी, मजबूर है, 10 नंबरी है, कालिया है, डॉन, नसीब। ज्यादातर लोग प्राण को एक एक्टर के तौर पर ही जानते हैं, मगर बहुत कम लोग उनके खेल के प्रति उनके लगाव से वाकिफ हों। शायद ही किसी को पता हो कि कपिल देव की जिंदगी में प्राण की क्या अहमियत थी और वो अपने बेटे का नाम प्राण रखना चाहते थे। कपिल देव वर्ल्ड कप 83 के हीरो थे, इसके लिए याद किया जाता है। लेकिन उससे कुछ साल पहले उनको एक नी इंजरी हुई थी और उस समय बीसीसीआई इतना रिच बोर्ड नहीं हुआ करता था। बड़ी चिंता का विषय था कि कैसे हो पाएगा, क्योंकि विदेश में जाके इलाज कराना आवश्यक था उसके लिए। ऐसे समय में प्राण आ गए थे, उनको पता चला तो उन्होंने कपिल देव से बात की और कपिल देव को बोला कि भाई देखो, अगर तुम्हें कोई समस्या है तुम जाओ और अपना बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट लेकर आओ, सारा पैसा मैं दूंगा। हालांकि बाद में वो पैसा बीसीसीआई ने वहन किया था या किसी तरीके से वो हुआ था,
लेकिन प्राण ने पूरा उनको सपोर्ट दिया था कपिल देव को कि तुम चिंता मत करो। उनके विदेशी क्रिकेट टीम से दोस्त हुआ करते थे, इस तरीके से उनके पास एक बैकअप था। कपिल देव ने उसके बाद याद किया तो कहा कि भाई वो मेरे लिए पिता के जैसे थे प्राण। उन्होंने जो मुझे सपोर्ट दिया था उसको मैं कभी ज़िंदगी भर भूलूंगा नहीं। इतने ज़बरदस्त वो ज़हीन इंसान थे। कपिल देव ने ये तक कहा था कि मेरे अगर कोई संतान होती तो मैं उसका नाम प्राण रखता। ये वो किस्सा था। प्राण वो कलाकार थे जिनको सोचकर फिल्में लिखी जाती थी। अगर किसी एक्टर को चमकना हो तो प्राण को उस फिल्म का हिस्सा बना लिया जाता था। लोगों पर उनका असर इतना ज्यादा था कि पर्दे पर उनके आते ही लोग खौफ से भर जाते थे। एक कलाकार जिसने एक विलेन के तौर पर अपने चेहरे, आवाज के साथ खूब प्रयोग किए, जिसने अमिताभ से लेकर ऋषि कपूर तक का करियर संवारा। राजेश खन्ना के बाद इंडस्ट्री का सबसे महंगा कलाकार, जिनके लिए फिल्म क्रेडिट सीन में अलग से और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता था, एंड प्राण। ये थी कहानी उस प्राण की। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि हम आपके किसी पसंदीदा कलाकार या किसी भी नामी शख्सियत पर एपिसोड बनाएं तो लिख भेजिए हमें। हमारा पता है radio@aajtak.com। आज के एपिसोड के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन किया है हमारे साथी सूरज कुमार ने और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेजी ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। इजाजत दीजिए। शुक्रिया। क्या नथिंग फोन 1 बन सकता है अगला आईफोन? फोन का डिजाइन रिवील हो चुका है। डिजाइन बिल्कुल अलग है बाकी फोन से। सॉफ्टवेयर भी क्या इतना हटके होगा? जानने के लिए इस हफ्ते का सबका मालिक टेक का नया एपिसोड सुनिए आज तक रेडियो पर और अपने फेवरेट पॉडकास्ट चैनल्स पर।